राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल। अध्ययन की दृष्टि से मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में बांटा: प्राक इतिहास काल, आदि इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास काल 20,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक है। इतिहास का कालखंड जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, उस समय की लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसे प्राक इतिहास काल कहते हैं। यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक है। आदि इतिहास काल, प्राक इतिहास काल एक ऐतिहासिक काल के मध्य का काल पूरा आदि इतिहास काल कहलाता है, कहा जाता है। इस काल की लिखित सामग्री तो उपलब्ध है, परंतु या तो वह अस्पष्ट अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ है। यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का इतिहास काल का कालखंड जिसकी पुरातात्विक सामग्री के साथ साथ लिखित सामग्री भी उपलब्ध है, उसे ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। यह युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी रखा। राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल के अवशेष। यह मानव सभ्यता का पाषाण युग था। उस काल में मनुष्य के जीवन के मूल आधार पत्थर के उपकरण के एवं हथियार थे। राजस्थान में बनास, बेड़च, गंभीरी, बागन और चंबल नदी की घाटियों में एवं उनके समीपवर्ती स्थानों की खुदाई से पता चलता है कि प्रस्तर युगीन मानव निवास करता था। इस काल में पत्थर के हथियार उपकरण प्रचलित थे। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल, इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक युग, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक। पूरा पाषाण काल की समय है 20 लाख से 12,000 ईस्वी पूर्व तक। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक युग का समय है 12,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। नव पाषाण व उत्तर पाषाण काल का नियोलिथिक युग है, इसका समय है 10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व तक। पूरा पाषाण और पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण और पूर्व पाषाण काल। इस काल के मनुष्य पत्थर के खुरदरे औजार, हाथ, कुठार, गंडासे आदि का प्रयोग में लाता था। राजस्थान में विभिन्न स्थानों में उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टरजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है। आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। इस युग में मनुष्य असभ्य या बर्बर था, जंगली जानवरों की तरह रहता था। वह आग जलाना सीख गया। पूरा पाषाण कालीन मानव का आहार शिकार से प्राप्त वन्य जीव, कंद मूल, फल, पक्षी व मछली आदि थे। इस युग में उपकरणों की सर्वप्रथम खोज 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी से की है, जो कि कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। हैकेट ने पत्थर से बने पूरा पाषाण कालीन हस्त कुठार, हैंड एक्स खोजे थे, जो कलकत्ता संग्रहालय में उपलब्ध हैं। सेटनकार ने 1908 में झालावाड़ में से इसी युग में अनेक उपकरण खोजे। जालौर जिले के बालू के टीले में पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी इस युग के उपकरणों की खोज ऑलविन ने की। राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली और टोंक आदि क्षेत्रों में चंबल, बनास व उसकी सहायक नदियों के किनारे पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियों चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड के मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। इस काल में अपेक्षाकृत छोटे व हल्के, कुशलतापूर्वक बनाए गए हथियार व उपकरण मिलते हैं। ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलिया, क्वार्टरजाइट व कैल्सेडोनी आदि पुराणों से बने हैं, जिनमें ब्लेड, इग्रेवर,
ट्राइएंगल के सेंट, ट्रेपेज, स्क्रेपर, पॉइंटर्स आदि उल्लेखनीय है। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। मध्य पाषाण में मनुष्य पशुपालन की शुरुआत कर चुका था, परंतु वह अभी कृषि से अपरिचित था। साथ ही मनुष्य ने स्थायी आवास की शुरुआत कर दी थी। नव उत्तर पाषाण, इस काल में मनुष्य ने खेती द्वारा खाद्य उत्पादन करना, स्थिर ग्राम्य जीवन प्रारंभ कर दिया। यायावर जीवन त्याग कर बस्ती में रहने लगा। मृतकों को समाधियों में गाड़ना प्रारंभ कर दिया। पशुपालन उन्नत हो गया। मिट्टी के बर्तन बनाना व मृद भांडों पर चित्रित करना प्रारंभ कर दिया गया था। पहिए का आविष्कार हुआ। उत्तर पाषाण काल ने मनुष्य अग्नि से परिचित हुआ और वह भोजन को पकाकर खाने लगा। राजस्थान में अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता से अनेक उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें बागोर, भीलवाड़ा व तिलवाड़ा, बालोतरा स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पाषाण युगीन स्थल बागोर, भीलवाड़ा। कोठारी नदी किनारे स्थित इस सभ्यता स्थल की खोज व उत्खनन वीरेंद्र नाथ मिश्र 1967 से 1970 के मध्य LS लेस्निक, जर्मनी ने की। यहाँ पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले। यह पाषाणकालीन सभ्यताओं में सबसे संपन्न सभ्यता है। बागोर ठिकाने के शमशान दग्ध स्थान के पास महाशक्तिया नामक टीले पर किए गए उत्खनन कार्य से विपुल मात्रा में पाषाण काल से संबंधित पूरा संपदा उपलब्ध हुई। यहाँ मछली मारने, शिकार करने, चमड़ा छीलने, छेद करने के औजार मिले। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण, हथौड़े, गोफन की गोलियां, छेद वाले पत्थर मिले, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाण है। यहाँ से प्रातः अवशेष 4 से 5000 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति। बागोर में तांबे के कुछ उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र है। डाडाथोरा, बीकानेर, तिलवाड़ा सभ्यता, बालोतरा और डीडवाना सभ्यता, डीडवाना कुचामन, डीडवाना सभ्यता, ये है पूरा पाषाण काल के स्थल। अन्य पाषाण युगीन स्थल विराटनगर, बैराट, कोटपुतली, बैरोड। यहाँ से कुछ प्राकृतिक गुफाओं तथा शैलाश्रयों से पुरापाषाण से उत्तर पाषाण कालीन सामग्री प्राप्त हुई। यहाँ से हाथ कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं। बैराट से 250 से अधिक प्राकृतिक गुफाओं और शैलाश्रयों के सैकड़ों शैल चित्र की खोज की जा चुकी है। यहाँ भैंस, रीछ, चीता, बारहसिंगा, हाथी, मछली और मानव की गहरे रंग के चित्रित आकृतियां मिली हैं। डंडीकर, अलवर, दर, भरतपुर, गरदड़ा सभ्यता, बूंदी, जायल, नागौर, हमसोरा, अलवर, सोजत व धनेरी, पाली, होकरा, अजमेर, दयारामपुरा, जयपुर, आलनिया, भानपुरा और तिप्पटिया, कोटा, भानगढ़ और डिंगरिया, इंद्रगढ़, बूंदी, बांका गांव, भीलवाड़ा, सोहनपुरा, सीकर, चंद्रावती, झालावाड़, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, झर, जयपुर, भीम भड़क, जोधपुर। राजस्थान में धातु काल, पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातु युग का आरंभ होता है। सर्वप्रथम मानव ने तांबे का प्रयोग करना प्रारंभ किया है। उसके इस बाद मिश्रित धातु, कांसे का तथा सबसे बाद में लोहे का प्रयोग किया है। तांबा पाषाण, ताम्र कांस्य काल है। राजस्थान में अनेक स्थानों में ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं। राजस्थान की प्रमुख ताम्र युगीन सभ्यताएं निम्न है। गणेश्वर सभ्यता, उपनाम भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्र युगीन सभ्यताओं के प्राचीनतम ताम्र संचयी संस्कृति डॉक्टर विजय कुमार ने रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर गणेश्वर के ताम्र युगीन सभ्यताओं के प्राचीनतम मानते हुए इसे ताम्र युगीन योग्यताओं की जननी कहा है। यह संस्कृति पूर्व राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। इस गणेश्वर सभ्यता की सर्वप्रथम खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में की थी। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने 1977 में किया। खोज
रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में की, और उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977 में की गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता 2800 ईस्वी पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले हैं राजस्थान। यहाँ गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक उपकरण व वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ पत्थरों से मकान बनाए जाते हैं, उनमें ईंटों का उपयोग नहीं किया जा गया। एकमात्र सभ्यता स्थल है जहां से उत्खनन के दौरान पत्थर में बांध प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता पुरा स्थल के उत्खनन और सर्वेक्षण में ताम्र निर्मित लगभग 2000 पुरावशेष प्रतिवेदित किए हैं। इन ताम्र उपकरणों में तांबे का बाण, बाणागर, भालागर, मछली पकड़ने के कांटे, कुल्हाड़ी, फरसे, छल्ले, चूड़ियां, उस्त्र के फलक, अंगूठियां, घुमावदार शीर्ष युक्त पिने आदि मिले हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में ताम्र अयस्क की प्रचुरता लगभग 99% है। ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश्वर सभ्यता से दोहरी पेचदार सिरावली ताम्र पिनों को पश्चिमी व मध्य एशिया से निर्यात किया गया था। गणेश्वर सभ्यता में 6 प्रकार के मर्द भांड प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपण वर्णी मर्द भांड, गहरी रंग के मर्द भांड कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। यहाँ गहरी रंग के मर्द भांड भी प्राप्त हुए हैं। विद्वानों की मान्यता है कि इस समय कांतली नदी नौहर के पास दृष्टद्वती नदी से जा मिलती थी। खेतड़ी जो गणेश्वर से 60 किलोमीटर दूर की खानों से निकला तांबा कांतली नदी के माध्यम से अन्यत्र भेजा जाता था। यहाँ के लोग 2700 ईस्वी पूर्व में ताम्र उपकरण बनाने में कुशल हो चुके थे। कुराड़ा में 1934 ईस्वी में मिले उपकरण के यहीं से प्रतीत होते हैं। गणेश्वर सभ्यता में तांबे की आपूर्ति कोल्हण खेतड़ी की खानों से होती है। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व कालीबंगा में तांबे की आपूर्ति गणेश्वर से होती थी। इसलिए गणेश्वर को पुरातत्व का पुरस्कार कहा जाता है। आहड़ सभ्यता उदयपुर। आहड़ का नाम पुराना नाम ताम्रवती नगरी, आहड़, ताम्रवती नगरी, ताम्रवती, तांबावती, आघाटपुर। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर कहा जाता था। आघाटपुर दुर्ग धूलकोट आहड़ नदी के किनारे स्थित है। इस ऊंचे टीले का स्थानीय नाम धूलकोट है। इसका उपनाम बना संस्कृति, यहाँ यह नाम HD साकलिया ने दिया था। ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता मर्तकों का टीला, यहाँ पर सर्वाधिक उत्खनन HD साकलिया ने करवाया था। आहड़ का सर्वाधिक उत्खनन HD साकलिया ने करवाया था। आहड़ का उपनाम बना संस्कृति HD साकलिया ने दिया है। ग्रामीण संस्कृति सभ्यता व मर्तकों का टीला आहड़ का उपनाम है। आहड़ सभ्यता उदयपुर शहर के निकट आहड़ नदी के किनारे पर स्थित है। 4000 वर्ष पुरानी 1900 से 1200 ईस्वी वर्ष ताम्र पाषाण सभ्यता। इसकी सर्वप्रथम खोज उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में ने की तथा बाद में रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में किया। सर्वप्रथम खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास 1953, आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास 1953। और उत्खनन आहड़ उत्खनन VN मिश्र HD साकलिया। आहड़ उत्खनन VN मिश्र HD साकलिया। और पहले उत्खनन किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल ने। और सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया? HD साकलिया ने। HD साकलिया और VN मिश्र ने 1961 में किया। उत्खनन के समय के बाद सरकार द्वारा विजय कुमार व PC चक्रवर्ती को भी नियुक्त किया गया। यहाँ पर उत्खनन के 3 स्तर हैं। प्रथम स्तर इस पत्थरों
की अधिकता। यहाँ पर स्टफिक पत्थरों से औजार बनाए जाते हैं। कई आकार वाले इन पत्थरों के उपकरणों का उपयोग छीलने, छेदने व छांटने, काटने के लिए किया जाता है। द्वितीय स्तर में तांबे, कांसे व लोहे के उपकरण मिले। तृतीय स्तर पर मृद भांड मिले। आहड़ सभ्यता के निवासी काला पत्थर, शिष्ट पत्थर से मकान की नींव भरते थे। यह पत्थर आहड़ के पास बहुतायत में उपलब्ध है। मकानों की दीवार धूप में सुखाई ईंटों व पत्थरों से बनाते थे। मकानों के सामने दीवार की सफाई से चीनी जाती थी। दीवार सफाई से चीनी जाती थी। यहाँ से अधिकतम मकान आयताकार बड़े आकार के हैं। आहड़ में बड़े कमरे में बांस की पड़दी लगाकर उस पर मिट्टी चढ़ाकर छोटे कमरों में परिणित किया जाता था। कमरों की छत पर बांस बिछाकर उस पर मिट्टी का लेप केलू किया जाता था। मकान की फर्श चिकनी मिट्टी से पीले मिट्टी से मिलाकर बनाई जाती थी। यहाँ मध्य पाषाण युगीन उपकरणों की तुलना मुख्य रूप से राम शेकाश्म एवं स्टफिक क्वार्टर्ज, गैस्पर और क्वार्टर्ज उपकरणों से प्राप्त। यहाँ के कई मकानों की दीवारों की रक्षा के लिए स्फटिक क्वार्ट्ज पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े काम में लिए जाते थे। इन्हीं पत्थरों के से औजार बनाए जाते थे। मकानों से पानी निकालने के लिए वैज्ञानिक पद्धति थी, जिसमें 15 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी के घड़ों को एक के ऊपर एक रखकर पानी सोखने का शोषण पात्र बनाया जाता था। यह पद्धति चक्रकूप पद्धति कहलाती है। आहड़ वाले कृषि करते थे। यहाँ के लोग अन्न पकाकर खाते थे। पुरातात्विक विष्णु मित्र संकेत देते थे। आधुनिक देहरादून के लंबे चावलों की तरह उच्च कोटि का चावल आहड़ में होता था। मकानों में 2, 3, 6 चूल्हे मिले हैं, जो पितृसत्तात्मक व संयुक्त परिवार होने का प्रमाण है। यहाँ से बैल की मिट्टी की मूर्ति मिली है, जिसे पुराविदों ने बनासियन बुल टेराकोटा की संज्ञा दी है। यहाँ सब को कपड़ों व आभूषणों सहित गाड़ते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। सब का सिर उत्तर की तरफ रखा जाता था। यहाँ से तांबे गलाने की भट्टी मिली है। यहाँ पर तांबे के काफी उपकरण मिले हैं। तांबे की मुद्रिका, तांबे की चादरें, चूड़ियां, चाकू, तांबे की कुल्हाड़ी, बर्तन उपकरण मिले हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जिसे यहाँ तांबे के औजार बनने का केंद्र प्रमाणित है। आहड़ सभ्यता के लोग चांदी से अपरिचित थे। यहाँ से 26 किस्मों के मणिये व धूपदानियां मिली हैं। आहड़ से 26 किस्म के मणिये व धूपदानियां मिली हैं। आहड़ से तांबे की 6 यूनानी मुद्रा व 3 मोहरें मिली हैं। एक मुद्रा पर त्रिशूल, दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो, हाथ में तीर व पीछे तरकस दिखाई गया है, जिनसे स्पष्ट होता है कि यहाँ का व्यापार विदेशों में भी होता है। यह मुद्रा 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। इन मुद्राओं पर यूनानी भाषा के लेख लिखा है। यहाँ अनाज रखने के बड़े बड़े मर्द भांड भी गड़े हुए मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे कोठे कहा जाता है। उत्खनन ऊपर वाली लाइन में चली गई थी। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन, मृद भांड सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मृद भांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं, जिनमें लाल काले कृष्ण लोहित व भूरे रंग के मृद भांड, बाट माप के उपकरण मिले हैं। छपाई के ठप्पे मिले हैं, जिनसे रंगाई छपाई का व्यवसाय उन्नत होने का अनुमान किया जाता है। आटा पीसने की चक्की मिली है। नारी की खंडित मूर्ति मिली है आहड़ में। जो कमर के नीचे लहंगा पहने है, और एक बिना हत्थे का जलपात्र मिला है आहड़ से। ईरान व बलूचिस्तान में भी ऐसे ही मिले हैं। आहड़ सभ्यता में लोहा का प्रवेश हो चुका था, और यहाँ से
उपकरण कुल्हाड़ी, चाकू, अंगूठियां आदि मिले हैं। आहड़ सभ्यता के नीचे के कालखंड को कालखंड प्रथम कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता का द्योतक है। ऊपर के कालखंड को कालखंड द्वितीय कहा जाता है। जिसे आहड़वासी तांबे के साथ साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करने लगे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति प्रकोप के विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े। गिलूंड राजसमंद और भगवानपुरा राजसमंद जैसे स्थान बसाए। आहड़ सभ्यता से उत्खनित स्थल को मृतकों का टीला, महासतियों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ पर एक 40 फीट गहरे गड्ढे से इसके 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। इससे मानव जीवन के विभिन्न चरणों की जानकारी मिलती है। आहड़ क्षेत्र में 40 तांबे की खदानें थी जिनसे तांबा निकाला जाता था। तांबे की खानों के बीच स्थित होने यहाँ से प्राप्त अनेक उपकरणों से प्रमाणित होता है। धातु युग का यह स्थान तांबे के औजार बनाने का एक बड़ा केंद्र रहा हो। आहड़ और गणेश्वर सभ्यताएं ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लौह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। गिलूंड राजसमंद है नहीं रीट लेवल 1 में। बालाथल उदयपुर है। फिर कालीबंगा हो गई और आहड़ हो, कालीबंगा नहीं गणेश्वर हो गई। बालाथल उदयपुर, वल्लभनगर तहसील। यह बेड़ज नदी किनारे स्थित ताम्रपाषाण युगीन बनास संस्कृति से संबंधित सभ्यता स्थल है। इस सभ्यता की खोज 1962-63 से वीएन मिश्र ने की थी। बालाथल की खोज किसने की थी? वीएन मिश्र ने। कब की थी? 1962-63 में की थी। इसका उत्खनन भी वीएन मिश्र ने पूना विश्वविद्यालय में 1993 में करवाया था। यहाँ बालाथल के उत्खनन में मिट्टी से बनी सांड की मूर्तियां, पत्थर के मनके व पक्की मिट्टी की मूर्तियां, पशु आकृतियां, तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। तांबे के औजारों में कुल्हाड़ी, छेनी, चाकू, उस्तरे, गंडासे, चूलदार बाणों के अग्रभाग व तांबे की मुद्राएं जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृतियां हैं मिले हैं। कर्णफूल, गले के हार के लटकन आदि मिले हैं। बालाथल के उत्खनन से प्राप्त मृद भांडों, तांबे के औजारों और मकानों पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे सिंधु वासियों से इनका संपर्क होने का अनुमान किया जाता है। यहाँ से 11 कमरों में एक दुर्ग अवशेष मिले हैं। मकान पक्की ईंटों के बने हैं जिन पर चूने का प्लास्टर किया हुआ है। यहाँ लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं। यहाँ 5 लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से बैराट की तरह हाथ से बुने कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है। बालाथल में 1800 ईस्वी पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक सभ्यता तथा 600 ईस्वी पूर्व के लगभग लौह युगीन सभ्यता आबाद होने का अनुमान है। ये सभ्यताएं है नहीं ओजियाना, बदनौर, ब्यावर, लाचुरा सभ्यता भीलवाड़ा, पचमाता सभ्यता राजमंद, धौली मगराज उदयपुर। अन्य ताम्र युगीन स्थल किरोड़ा सभ्यता जयपुर, चितवाड़ी सभ्यता जयपुर, नंदलालपुरा सभ्यता जयपुर, कुरडा सभ्यता डीडवाना, साबनिया बीकानेर, थे है बीकानेर, पुंगल बीकानेर, पिंड व पांडलिया बीकानेर, चित्तौड़गढ़, एलाना, जालोर, कोल, मोहली, सवाई माधोपुर, महाल, भरतपुर। यहाँ से बड़ी संख्या में तांबे का हारपून तलवारें मिली है महाल में। जाडोल, उदयपुर ताम्र युगीन उपकरण मिले हैं। कांस्य युगीन सभ्यताएं कालीबंगा, हनुमानगढ़। कालीबंगा का उपनाम निर्धन सभ्यता व दीनहीन बस्ती, कच्ची ईंटों का प्रयोग का कारण। नगरीय सभ्यता, प्राचीन नगर के प्रमाण। कांस्य युगीन सभ्यता, कांसे के उपकरण मिले हैं। इस स्थान पर कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। काली चूड़ियों के कारण पड़ा। पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ। प्राचीन द्रस्तवती व सरस्वती नदी घाटी है। वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई है। कार्बन डेटिंग पद्धति में इसका समय 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। कालीबंगा में सभ्यता स्थल होने की सर्वप्रथम प्रमाणिक जानकारी एल.पी. टेसीटोरी ने दी थी। इसकी सर्वप्रथम खोज अमलानंद घोष 1952 में की थी। यह
भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज स्वतंत्र भारत के बाद की गई है। यहाँ पर उत्खनन का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा बी लाल, ब्रजवासी लाल, बीके थापर, बालकृष्ण थापर के निर्देशन में 1960-1961 में हुई 1969 तक किया गया है। इनके अन्य सहयोगी एमडी खर्रे, के.एम. श्रीवास्तव व एस.पी. जैन थे। विशेषताएं कालीबंगा की। कालीबंगा के पूर्वकालीन हड़प्पा संस्कृति का सैंधव सभ्यता के समकालीन संस्कृति दोनों के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। कालीबंगा उत्खनन में सिंधु घाटी सभ्यता का भी प्राचीन नगर मिला है। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। कालीबंगा में खुदाई में 2 टीले मिले हैं, एक पश्चिमी टीले व एक पश्चिमी ऊंचे व छोटे टीले व दुर्गनुमा नगर है। दूसरे कम ऊंचे व बड़े टीले के बिना दुर्ग का नगर बसा है। दोनों बस्तियों को अलग अलग सुरक्षात्मक कच्ची मिट्टी के ईंटों से बनी दीवार, दोहरा परकोटा से सुरक्षित किया गया है। ऊंचाई पर दुर्ग थे और उनसे कुछ दूर निचला नगर। दुर्ग के अभिजात वर्ग के निवास और निचले नगर में सामान्य जन निवास करते थे। पुरातत्व की भाषा में सुरक्षा प्राचीर की उपस्थिति नगरीय सभ्यता का प्रमुख लक्षण है। कालीबंगा के उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता में भी प्राचीन है, वही तीसरे, चौथे, 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समकालीन टीले के उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। प्राक हड़प्पा सभ्यता छोटे टीले के सबसे नीचे के 2 स्तरों की खुदाई में से प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 2400 वर्ष ईस्वी पूर्व व उससे पहले के हड़प्पा कालीन सभ्यता दोनों टीलों के ऊपरी 3 स्तरों में खुदाई से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो लगभग 2350 ईस्वी पूर्व में विकसित हुई हैं। प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती किसी प्राकृतिक आपदा तथा यथा भूकंप आदि के कारण 2400 ईस्वी पूर्व के लगभग काल कलावित हो गई है। कई वर्षों तक वीरान रहने के कारण उस पर रेत आदि की परत बिछ गई है। 2350 ईस्वी पूर्व आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इसी पूर्वीय बस्ती के अवशेषों में अपनी बस्ती विकसित की थी। निर्माण कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा नगर था। यह समकोण पर काटती सड़कें, ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति, यहाँ के कालीबंगा के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे के मोहल्ले की गलियों में खुलते थे। कालीबंगा के फर्श में अलंकृत सजावटी ईंटें मिली हैं। पक्की ईंटों की नाली, स्नानागार, चबूतरे, कुएं मिले हैं। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। ईंटों का आकार 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ का निर्माण सुनियोजित नक्शे के आधार पर भवनों की छत लकड़ी की बल्लियों पर मिट्टी बनाई गई जाती है। विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष यहाँ से मिले हैं। यहाँ के मकानों की दरारें पड़ी मिली, जिन्हें विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य माना गया है। यहाँ के चूल्हे वर्तमान तंदूर के समान है। परकोटे के बाहर दक्षिणी पूर्वी दिशा में हल के समकोण पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। गेहूं और जौ की फसलों के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। संसार का प्राचीनतम जुता हुआ खेत भी कालीबंगा प्राक हड़प्पा स्तर के प्रकाश में आया है। पशुपालन, यहाँ से ऊंट की अस्थियां मिली हैं। प्रमुख पालतू पशु कुत्ता था। अंतिम संस्कार बस्ती के दक्षिण में एक कब्रिस्तान भी मिला है। यहाँ के 3 प्रकार कालीबंगा के से 3 प्रकार की समाधियां समाधान पद्धतियां मिली हैं। इस प्रकार के अंडाकार खट्टे के उत्तर की ओर सिर रखकर दूसरे प्रकार में शव की टांगें समेटकर गाड़ा जाता था।
तीसरे प्रकार के शव के साथ बर्तन और सोने व मणि के दोनों दानों की माला से विभूषित कर गाड़ा जाता था। यहाँ के लोग शव गाड़ते थे। सिर उत्तर में, पैर दक्षिण में, मुंह ऊपर की तरफ होता था, जिसे अंडाकार कब्र नाम दिया। यह युगल समाधि के अवशेष मिले। एक बालक के सिर से 6 छेद मिले, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। कालीबंगा की अन्य सामग्रियां लाल गुलाबी रंग के चाक निर्मित मृदभांड, साधारण तस्तरी, टोंटीदार संकड़े, मुंह के घड़े व छोटे बड़े आकार के मटके, पक्की मिट्टी से निर्मित त्रिभुजाकार केक, पक्की मिट्टी की खिलौने गाड़ी, पहिए बैल की खंडित प्रतिमा, हड्डियों से बनी सलाइयाँ, पत्थर के बने सिलबट्टे, मिट्टी की गेंद, तांबे के परसू, कुल्हाड़ी, तोलने के पत्थर के बाट, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, कांच की मणियां आदि मिले हैं। कालीबंगा के उत्खनन में प्राप्त मिट्टी के बर्तन, उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची हुई हैं। कालीबंगा के लोग तांबे व कांसे का प्रयोग बखूबी करते थे तथा उन्हीं से हथियार बनाते थे। आभूषण का प्रयोग प्रचुरता से होता था। कालीबंगा गहने बर्तन रखने के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी, तांबे व कांसे की चूड़ियां मिली हैं। कालीबंगा सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग होता था। कालीबंगा में यहाँ के निवासी मांसाहारी थे। कालीबंगा व्यापार में बाट का खूब प्रयोग होता था। कालीबंगा में हड़प्पे स्तर के उत्खनन द्वारा अग्निवेदिकाएं उपस्थिति का पता चला। अग्निवेदिकाएं दुर्ग एवं निचला नगर के दोनों ही क्षेत्रों में मिली हैं। यहाँ से 7 हवन कुंड, कालीबंगा से 7 हवन कुंड, यज्ञ कुंड या अग्निवेदिकाएं उनकी पंक्ति मिली है, जो यज्ञ किए जाने का प्रमाण है। हवन कुंड से प्राप्त अस्थियों से बलि प्रथा विद्यमान होने के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा किस प्रकार के मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं? स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिलता है। कालीबंगा में किसी प्रकार के मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं और स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। कालीबंगा में मोहरें, यहाँ कालीबंगा से तांबा, सेलखड़ी मिट्टी की मोहरें मिली हैं। यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर महिला कुमारी देवी का चित्र अंकित है। दूसरी तरफ चीते व्याघ्र का चित्र अंकित है, जिसे मात्र सत्तात्मक सभ्यता होने का अनुमान किया जाता है। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलती जुलती हैं। यहाँ हजारों की संख्या में मोहरें मिली हैं, जिन पर अनेक जानवरों की खूबसूरत तस्वीरें अंकित हैं। इनमें से एक सींग वाले सांड की मूर्त कला की अमूल्य निधि है। लिपि, कालीबंगा की लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, जिसे कीलाक्षर लिपि व बुस्टोफिन लिपि कहा गया है, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में की गई है। पाकिस्तान के कोटदजी नामक स्थान पर पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफी मिले। रंगमहल, गंगानगर, पीलीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़, सोंथी, बीकानेर, बरौर सभ्यता, गंगानगर, बिंजौर सभ्यता, गंगानगर, कर्णपुरा सभ्यता, हनुमानगढ़। लौ युग की सभ्यताएं हैं। रेड निवाई टोंक और सुनारी, झुंझुनू, खेतड़ी तहसील, जोधपुरा, कोटपुतली, बहरोड, इसरवाल, उदयपुर, भीनमाल, जालौर, नोह, भरतपुर, नारी, चित्तौड़गढ़, नगरी चित्तौड़गढ़, नगर सभ्यता, उनियारा टोंक, नलियासर सभ्यता, जयपुर, नैनवा, बूंदी, बैराट सभ्यता आती है बगली अपने। बैराट सभ्यता, कोटपुतली, भैरोड। प्राचीन नाम विराटनगर मत्स्य प्रदेश की राजधानी है। इसका कालक्रम 600 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक है। यह सभ्यता, बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बैराट भिजक की पहाड़ी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, ये भिजक बैराट में स्थित है। इस नगर की प्रारंभिक खोज, बैराट नगर की प्रारंभिक खोज का कार्य कनिंघम कार्लाइल व डॉक्टर भंडारकर
ने प्रारंभ किया था, जो सन 1865 ईस्वी तक चलता रहा। कार्लाइल और भंडारकर द्वारा किए गए कार्य सन 1909 से 1910 में संपन्न हुए। इस बैराट सभ्यता की प्रारंभिक खोज का कार्य कैप्टन बर्ड द्वारा किया गया। 1837 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्ड को बिज्जक की पहाड़ी से मौर्यकालीन ब्रह्मलिपि भाषा प्राकृत में उत्कीर्ण सम्राट अशोक का शिलालेख व भ्रागु शिलालेख पाषाण फलक शिलालेख प्राप्त हुआ, जो अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण है। यह शिलालेख 1840 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के कोलकाता संग्रहालय में रख दिया गया। इस शिलालेख में नीचे तीन शब्द लिखे हैं, बुद्ध धम्म संघ लिखे हुए हैं। इनमें अशोक को मगध का राजा नाम से संबोधित किया गया है। उनके द्वारा गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया लिखा गया है। इस लेख में अशोक बुद्ध धर्म संघ में अपनी आस्था प्रकट करने के साथ बुद्ध भिक्षु भिक्षुणियों एवं साधारण बौद्ध धर्मावलंबियों के श्रवण मनन और अध्ययन हेतु कुछ धार्मिक ग्रंथों की अनुशंसा की भी करता है। यहाँ अशोककालीन गोल मंदिर के अवशेष बौद्ध मठ, बौद्ध मंदिर व बौद्ध चैत्य मिले हैं। 1871 में अंग्रेज अधिकारी कार्लाइल ने भी गहन सर्वेक्षण किया। उसे भीम की डूंगरी पर एक शिलालेख मिला। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के समय उनके किलेदार कीताजी खंगारोत के उत्खनन करवाया, जिसमें सोने का कलश प्राप्त हुआ, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष होने का अनुमान किया जाता है। बैराट सभ्यता का स्थल का सर्वप्रथम खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1936 में की थी। तब इन्हें बिज्जक की पहाड़ी पर एक गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। अध्ययन के बाद इसे बौद्ध विहार करार दिया। साहनी ने पूर्व जनरल कनिंघम ने भी परीक्षण के दौरान पर बैराट की 2 खाइयों का उत्खनन का कार्य करवाया। इनका पुनः सर्वेक्षण उत्खनन नीलरत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने 1962 में करवाया। 1999 बिज्जक की पहाड़ी व बौद्ध विहार स्तूप बुद्ध की मथुरा शैली में बनी प्रतिमा मिली, जो भारत की सबसे प्राचीन भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। बैराट से प्राप्त बौद्धकालीन वस्तुओं में भगवान बुद्ध की मृण्मय प्रतिमा नहीं मिली, जो इस बात का परिचायक है कि बौद्ध संस्कृति हीनयान कालीन है। वृत्ताकार बौद्ध मंदिर बिज्जक की पहाड़ी पर समतल मैदान मध्य वृत्ताकार प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा युक्त ईंटों का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की गोलाकार भीतरी दीवारों पर 27 लकड़ी के स्तंभ लगने से खांचे स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन लकड़ी के स्तंभों को सुदृढ़ता देने के लिए चुने आंकड़ीदार लोहे के सलाखें, कीले, लकड़ी के गुटके तथा विशेष प्रकार की बनावट वाली ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। ब्रह्मी लिपि को अत्यधिक अलंकृत करके गुप्त रूप से प्रदान करना कूट लिपि, गुप्त लिपि, शंख लिपि का है। यहाँ पत्थरों की प्रचुरता होते हुए भी भवनों या मठों का निर्माण मिट्टी से बनी ईंटों से हुआ है। इन ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो ईंटों के समान है। यहाँ 6-7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन मिला है, जिसे पुरातत्ववेत्ता बौद्ध मठ मानते हैं। यहाँ के उत्खनन से बैराट के उत्खनन से मिट्टी के बने पूजा पात्र, मटके, लोटे, थालियां, घड़े, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे के किले आदि मिले हैं। मृद भांडों में अलंकृत घड़े, जिन पर स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह बने हुए हैं, जिनसे पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। बैराट के प्राकृतिक गुफाओं और शैलाश्रय में भैंस, रीछ, चीता, बारहसिंगा, हाथी, मछली और मानव की गैरवे रंग में चित्रित आकृतियां भी मिली हैं। यहाँ हाथ से बने सूती कपड़े में बंधी 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 पंचमार्क आहत सिक्के तथा 28 इंडो ग्रीक, हिंदी, यूनानी राजाओं के सिक्के हैं। इन 28 मुद्राओं में 16 यूनानी शासक मीनेंडर की हैं। विराटनगर की खुदाई में यह बात भी ज्ञात हुई है कि मठ के पास एक लोहे का कारखाना स्थित था। इसमें मठ के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोहे के औजार बनाए जाते थे। बैराट में
अकबर, बैराठ में अकबर ने एक टकसाल खोली जिसमें अकबर, जहांगीर व शाहजहां के समय के तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। हेनसांग, युआन च्वांग चीनी यात्री 634 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय हेनसांग या बैराठ यात्रा पर आया था और उसने बैराठ में 8 बौद्ध विहार होना बताया। उसने बैराठ में के लिए प्रिलियेतालो पारियात्र शब्द का प्रयोग किया। उस समय यहाँ का शासक कोई बैस वंश का क्षत्रिय राजपूत था जिसकी वीरता और शौर्य की हेनसांग ने प्रशंसा की। हेनसांग ने बैराठ को नष्ट करने के लिए हूण शासक मिहिर कुल को जिम्मेदार माना। महाभारत कालीन संस्कृति के साक्ष्य। बैराठ की स्थापना राजा विराट ने की थी। इसमें महाभारत कालीन भीमला तालाब स्थित है जो भीम डूंगरी पर बना एक खड्डा है। जनश्रुति है कि भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए लात मारकर पानी निकाला था। पांडवों ने यही विराटनगर में अज्ञातवास बिताया जहां भीम की डूंगरी जिसमें भीम का निवास माना जाता है। यहाँ पहाड़ी भी विद्यमान है जहाँ किच्चक का राजमहल स्थित है। इसके अलावा बाणगंगा जिसे अर्जुन ने अपने बाण से उत्पन्न किया था। इसके अतिरिक्त कौरवों द्वारा हरण कर ले जाई गई गायों के खुर के निशान भी हैं। महाजनपद की संस्कृति के साक्ष्य। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है। बौद्ध धर्म के साक्ष्य। बुद्ध का अस्थि कलश, बौद्ध मंदिर व बुद्ध की मूर्ति आदि मिलना मौर्य कालीन संस्कृति के साक्ष्य हैं। अशोक के शिलालेख प्राप्त होना, मंडोर सभ्यता, जोधपुर, लालसोट, दौसा, कोलवी की बौद्ध गुफाएं, झालावाड़, शेरगढ़, बारां और चाकसू, जयपुर। इसमें कुछ स्थल और दिए गए हैं। वर्ष और उत्खनन करता। जयपुर व इंद्रगढ़ बूंदी 1870 में सीए हैकेट ने। बैराठ कोटपुतली भैरोड 1837 में कैप्टन बर्ट ने। 1936 में दयाराम साहनी ने और 1962 में नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने। नगर टोंक 1871-72 में कालराइल ने। झालावाड़ 1908 में सेटनकार ने। नगरी चित्तौड़गढ़ 1904 में डीआर भंडारकर ने। 1915-16 में केबी सोंतनराजन। 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग। मंडोर जोधपुर 1933-34 में ब्रजवासी लाल व सरजोन मार्शल ने। कुराड़ा 1934 पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कुचामन डीडवाना। रेड टोंक 1936 में केदारनाथ पुरी ने। कालीबंगा हनुमानगढ़ 1952 में अमलानंद घोष ने। 1961-62 में बीवीलाल बीके थापर ने। रंगमहल गंगानगर 1952-54 में डॉक्टर हन्ना रीड। आहड़ उदयपुर 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने। 1961 में वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीएन मिश्र तथा एचडी शाकलिया ने। सोथी बीकानेर 1953 अमलानंद घोष ने। भीनमाल जालौर 1953-54 रतन चंद्र अग्रवाल ने। गिलूंड राजमंद 1957-58 बीवी लाल ने। नोह भरतपुर 1963-64 रतन चंद्र अग्रवाल। तिलवाड़ा बालोतरा 1966-67 पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। बागौर भीलवाड़ा 1967-69 वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। जोधपुर कोटपुतली 1972-75 रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने। गणेश्वर सीकर 1977 रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने। सुनारी झुंझुनू 1980 राजस्थान पुरातत्व विभाग। बालाथल उदयपुर 1993 वीरेंद्र नाथ मिश्र व लाछूरा भीलवाड़ा। 1998-99 बीआर मिश्र व ओजियाना ब्यावर। 2000 में बीआर मीणा बरौर गंगानगर। 2003 पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। राजस्थान की कुछ अन्य सभ्यता स्थल। 4 सभ्यताएं अपने हैं, बाकी कुछ है नहीं। रीट में कुछ पिछली बार आए हुए क्वेश्चंस दिए गए हैं जो क्वेश्चनों के साथ एक साथ ही करवा दूंगी। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। सभ्यताओं की 4 सभ्यताएं कंप्लीट हो गई। 4 सभ्यताएं दी गई है। गणेश्वर, आहड़, बैराठ, कालीबंगा, बालाथल। धन्यवाद।